चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं हमारे आसपास की पदार्थ। और आज हम जानेंगे पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है उसके बारे में चित्रों के माध्यम से। तो पदार्थ के तीनों अवस्थाओं के कण योजनाबद्ध आवर्तित चित्रण नीचे किया गया है। यानी कि आपको जैसे कि हम पिछले क्लास में बताए थे कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। और उसमें भी हमने बताया था कि पदार्थ जो होते हैं वो अत्यंत महीन कण से यानी अत्यंत छोटे कणों से बने होते हैं। तो कैसे होते हैं, यदि अगर हम लोग उसका थोड़ा सा आवर्धित आवर्धित बनाते हैं फिगर, तो एक बड़ा कर देखते हैं तो कैसा दिखेगा उसको हम देखेंगे। या एक ठोस वस्तु है, कोई एक ठोस वस्तु हमने ले लिया, उसके कण को हम बड़ा करके हम दिखला रहे हैं यहाँ पे। तो देख रहे हैं कि इसमें जो कण है काफी पास और एक सीधे लाइनिंग में सब क्या है, जुड़े हुए हैं। ठोस के जो कण होते हैं ना कि वो बिल्कुल सीधा मतलब एक योजनाबद्ध तरीका से ढंग से जुड़े होते हैं और काफी करीब होते हैं। तो उनके बीच में जो स्पेस देख रहे हैं काफी कम बचता है। ठीक है। द्रव, दूसरा हम देखते हैं द्रव पे जैसे हमने जल ले लिया, तो अगर द्रव को हम आवर्धित कर देखते हैं तो इसमें आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं कि इसमें जो कण है इधर उधर है ना, जहां तहां है और दूर दूर है। जिस कारण क्या होता है कि जल को कहीं भी रखने पर, यानी कि बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी के आकार का हो जाता है, जग में रखने पर जग के आकार हो जाता है, कुआं में रहता है तो कुएं के आकार का होता है। यानी जिस बर्तन में हम रख देंगे उसी आकार का बदल जाता है वो, है ना। यानी कि उसका आकार जो हमेशा बदलते रहता है। लेकिन ठोस में आकार नहीं बदलता है क्योंकि ये एक सीधे तरीके से ढंग से जुड़ा हुआ होता है। और क्या होता है, कण जो होते हैं काफी करीब होते हैं। आप तीसरा देख सकते हैं गैस को। इसमें आप देख रहे हैं कि अलग अलग कण काफी दूर है, कोई किसी मतलब नहीं, काफी दूर है। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है कि यहाँ पे अगर अगरबत्ती जलाते हैं तो हमें दूर तक सुगंध जाती है, क्योंकि इसके कण जो होते हैं आसानी से जहां तहां घूमते रहते हैं। इसलिए ना इसका आकार होता है न ही इसका आयतन फिक्स होता है, हमेशा ये बदलता रहता है। आप एक छोटा सा उदाहरण से आप समझ सकते हैं, यदि हम लोग एक दूसरे को पूरे जकड़ कर पकड़ ले, काफी है ना, एक दूसरे को हम पंजे में पकड़े हुए हैं, अगर हम पकड़ कर बैठे तो क्या कोई छुड़ा पाएगा? नहीं छुड़ा पाएगा। उसको छुड़ाने में काफी ताकत लगानी पड़ेगी, तब जाके वो छूटेगा, नहीं तो नहीं छूटने वाला। लेकिन यदि हम केवल हाथ जोड़ के खड़े हैं तो कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, उसको आसानी से दम थोड़ा सा जोर लगाएगा और अलग कर देगा। और जब हाथ भी हम नहीं जोड़े हुए हैं, यानी कि हम दूर हैं, न हम उसके संपर्क में हैं और न वो मेरे संपर्क में, तो आसानी से कोई किसी को अलग कर सकता है। वो अलग है ही, अलग करने की आवश्यकता ही नहीं है इसमें, वो अपने आप अलग है। समझते हैं ना। यानी कि जो अगर हम एक दूसरे को पंजे में पकड़ कर रखे हुए तो कोई नहीं, वैसे ही ठोस में कणों का होता है, एक दूसरे को काफी जकड़ कर पकड़े रहते हैं, जिस कारण उनका आकार जो होता है एक निश्चित होता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो जल होता है यानी कि द्रव जो होता है, द्रव के कण क्या होता है, पास होते हैं, लेकिन इतने भी पास नहीं होते जितना कि ठोस होता है, उससे दूर होता है। यानी एक तरह से हाथ जोड़ा कर खड़ा, यानी कि उसमें थोड़ा सा ताकत आएगी तो इधर उधर बदल सकता है। और गैस में तो कोई मतलब नहीं, सब कोई अलग अलग खड़े हैं, यानी पहले से ही लोग अलग है। ठीक है ना। तो इसको चीज को आप समझ आ जाओ। अब है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन देखते हैं, यानी कि उसकी अवस्था में क्या परिवर्तन होता है। रजिस्टर चाहिए वहां पे, वो ले लो और रसीद वहीं पे। तो यहां हम लोग देखते हैं, रसीद भी ले लो। पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं इसमें परिवर्तन होता है। ठोस से द्रव हो जाता है, द्रव से गैस होता है या गैस से द्रव होता है, कैसे अवस्था परिवर्तन होता है इसके बारे में देखेंगे। तो एक हमने लिखा हुआ है यहाँ पे कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। जल एकमात्र ऐसा है जो तीनों अवस्था में होता है। ठोस, बर्फ देखते हैं ठोस होता है, आप पानी देखिए यानी जल, वो आपका द्रव होता है, और वाष्प जब बनता है गैस होता है। यानी कि एकमात्र जल ही है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, और कोई वस्तु नहीं है जो आपको तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, यानी कोई दूसरा पदार्थ नहीं है।
तो कोई आपसे पूछता है कि कोई ऐसा वस्तु का नाम या ऐसा कोई पदार्थ का नाम बताइए जो तीनों अवस्थाओं में होता हो, तो क्या होगा? जल, है ना। ठोस के रूप में बर्फ, जल के रूप में वो यानी द्रव के रूप में पानी और गैस के रूप में वाष्प। अब हम समझते हैं गलनांक। गलनांक क्या है? तो गलनांक जिस तापमान पर, वायुमंडलीय दाब पर या कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है वह इसका गलनांक कहलाता है। यानी कोई ठोस है और उसको हमने पिघला दिया तो उसको गर्म करते हैं, यानी कोई तापमान बढ़ता है, जैसे बर्फ है, बर्फी है तो बर्फ को आप लेके आते हैं तो क्या होता है? गलना शुरू हो जाता है। या आप सॉलिड घी है उसको भी गर्म करेंगे तो वो क्या होता है? पिघलना शुरू हो जाता है। तो गलनांक का मतलब कि वैसा तापमान जिस पर कोई वस्तु क्या होती है? पिघलना शुरू करती है ना। यानी ठोस से वो द्रव के रूप में बदल रही है। ठोस को ना हम लोग गर्म करते हैं, जैसे हम लोग घी देखते हैं ना, गर्म करते हैं कि लिक्विड हो जाए, तो हम लोग द्रव बनता है, वो इसका क्या कहता है? गलनांक कहलाता है। ठोस पिघलकर द्रव बनता है। क्लियर है ना। अब दूसरा पॉइंट है हम लोग का क्वथनांक। जिस तापमान पर या वायुमंडलीय ताप पर कोई द्रव उबलने लगता है वह इसका क्वथनांक कहलाता है। उबलने लगता है, खौलना, जिसको हम लोग अपनी भाषा बोलते हैं खौलने लगता है। जब दूध को हम लोग गर्म करते हैं तो क्या होता है? खौलना शुरू हो जाएगा। पानी को आप ऐसे ही जो भी वस्तु है आपको द्रव देखिएगा, जिस तापमान पे कोई वस्तु खौलना शुरू कर दे यानी कि उबलना शुरू कर दे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस तापमान को क्वथनांक बोलते हैं। तो आप देखिएगा पानी जो होता है पहले खोलने का, दूध, हर पदार्थ अलग अलग तापमान खोजता है। ऐसा नहीं होगा कि दूध जितना गर्म होगा उतना ही उबलेगा। अब पानी का दोनों बराबर, ऐसा कुछ नहीं है। तापमान अलग अलग होता है जिस पर वो गलना अधिक हो जाता है, सॉरी खौलना शुरू हो जाता है। खौलना यानी कि आपका उबलना शुरू कर देगा, द्रव उबलने लगता है, वह इसका क्वथनांक कहलाता है। अब है ऊर्ध्वपातन। क्या ऊर्ध्वपातन? कुछ ऐसे पदार्थ जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदल जाते हैं। ठोस अवस्था से डायरेक्ट, जब ठोस से हम गर्म करते हैं तो क्या होता है? पहले लिक्विड और लिक्विड से फिर आपका गैस, यानी कि ठोस से पहले आप बनता है द्रव, सॉरी ठोस के बाद द्रव और द्रव के बाद गैस होता है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ है जो ठोस से गैस हो जाते हैं। क्या है बताइए? आप लोग जानते हैं? हाँ? नहीं, मोमबत्ती नहीं है। बताओ जी आप। कपूर। कपूर हम लोग लेके आते, ठोस होता है और लाकर रख दीजिए, उड़ जाएगा। उड़ गया, ये नहीं कहते उड़ गया। पानी बनना चाहिए ना, पानी बनता है, पानी बनता नहीं है। ऊर्ध्वपात उसी को, पेट्रोल द्रव होता है बाबू, ठोस नहीं होता है। तो बर्फ होता है तो फिर द्रव बनता है ना। सीधे यहाँ पे ठोस अवस्था से सीधे गैस बन जाता है, ठोस से सीधे गैस। यानी कि आप कपूर देखे होंगे, हम लोग खरीद कर लेके आते हैं और रखते थे, उड़ गया। पानी बनना चाहिए, पानी बनता नहीं है, पानी बनकर गायब होना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट ठोस से सीधे गैस बन जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं, जो प्रक्रिया होगी उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। अगरबत्ती नहीं, वो जलता है, अवस्था नहीं, वो जलता है। अब वाष्पीकरण। वाष्पीकरण एक ऐसी सतही प्रक्रिया, यानी ये सतह पर होने वाली प्रक्रिया है, सतह पर, सरफेस पे, न कि अंदर। समझ रहे हैं ना? ये सरफेस पे, सतह पे होने वाली है। जो ऐसी सतही प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प बदलने लगते हैं, ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। कहने का मतलब है पानी खौलने से पहले वाष्प बनना शुरू हो जाता है। आप लोग खुद देखिए, खौलेगा तब क्वथनांक हुआ। जिस तापमान पर खौलना शुरू करते हैं तो क्वथनांक, लेकिन खौलने से पहले यानी उबलने से पहले क्या होता है? वाष्प बनना शुरू हो जाता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं वाष्पीकरण। और जो वाष्प बनता है सतह पर बनता है, न कि सगरों बनता है, यानी सभी जगह तो बनता नहीं ना है। जो पानी का सबसे ऊपरी लेयर होगा वहीं से वाष्प बनना शुरू होता है, न कि उसके अंदर से वाष्प बनता है। ऊपर से वाष्प बनता है, ऊपर से उड़ते 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 पानी धीरे धीरे गायब होता है। ठीक है जी, तो ठीक है, चलिए आप इसको लिख लीजिए आप लोग।